नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किशनगंज का एक किसान हुआ मालामाल। पॉली हाउस में बेमौसमी फसलों की खेती करके कमाए अच्छी आमदनी। अब तक चाय और अनारस की खेती के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाला किशनगंज इन दिनों विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट के मामले में अपनी पहचान बना रहा है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में एक किसान सुशील पटेल द्वारा ड्रैगन फ्रूट की नायाब खेती की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है जो कि मूलतः उत्तर अमेरिका में होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कई उपयोगी तत्वों की मौजूदगी के कारण ये स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी है और ये कैंसर जैसे असाध्य रोग में भी लाभप्रद है। इतनी सारी खूबियों के कारण ही इसे सुपर फ्रूट्स भी कहा जाता है। इलाके के लोग इसकी खेती से काफी उत्साहित हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अब बिहार के किशनगंज जिले के कई किसान ड्रैगन फ्रूट को लगाकर लाखों कमा रहे हैं। पहले जिले में दार्जिलिंग के चाय की खेती की शुरुआत हुई, जिसका आज विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। वहीं अब यहाँ ऐसे भी किसान हैं जो बैंक की नौकरी छोड़ ड्रैगन फ्रूट में अपना हाथ आजमा रहे हैं। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के किसान सुशील पटेल इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा नाम राधे कृष्ण हुआ और मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हुआ करता था। पिछले लॉकडाउन में हमने VRS ले लिया। हमने इसे 2.5 एकड़ में लगाया है। मेरा 5000 प्लांट है, 1250 पोल। तो क्या लगता है कि कैसा लाभ है, कैसा क्या मतलब इसमें लाभ तो है। मेरा ये पौधा लगभग 15 महीने का हो गया। हमने फरवरी 2021 में लगाया था और इसका पहला हार्वेस्टिंग हमने कर लिया 2 दिन पहले। अभी भी फल जैसे एक आध छूटे हुए हैं पहले हार्वेस्टिंग का, तो ये देख लीजिए लाल हो गया है। सुशील पटेल प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती में किसी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे जमीन की उर्वरता तो बनी ही रहती है। पर्यावरण पर भी इनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही फसलों से अधिक और क्वालिटी युक्त उत्पादन मिलता है। कंप्लीट ऑर्गेनिक मेथड से खेती हो रही है और ये जो आप जंगल देख रहे हैं इसको मल्चिंग के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं घास फूस वो काट कर यही डाल दिया जाता है, तो इससे क्या है कि ये नीचे जो अर्थवर्म काफी मात्रा में आप हमारे खेत में पाएंगे और वो क्या है कि पूरे जमीन को फर्टाइल बना रहा है। हर पत्ते में अलग अलग तरीके का अमीनो एसिड पाया जाता है और अलग अलग तरह का उसमें न्यूट्रिएंट्स है। तो उसको हम लोग एक हौद में डाल देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद वो 24 घंटे के बाद फिर उस पानी को निकालते हैं। वो एकदम लाल तरह का पानी आता है, उसको एक्चुअली हम लोग ह्यूमस कहते हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट है और जिसको फिर हम लोग ड्रिप के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से हर पौधे के जड़ पे दे देते हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन है पौधे के लिए, तो वो एक होता है। उसके बाद अलग अलग ड्रम में आप देखेंगे वेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ है, तो वो क्या है कि किसी तरह का फर्टिलाइजर नहीं पड़ रहा है। आज के दिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग किसानी करने आ रहे हैं। आज मेरा लड़का भी जो है ये 8 साल नौकरी किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने नौकरी छोड़कर वो भी आज खेती कर रहा है हमारे से। तो इसमें एक बहुत असीम संभावनाएं हैं। सरकार भी साथ दे रही है बहुत हद तक। ड्रैगन फ्रूट की खेती के मामले में उद्यान निदेशक ने भी बताया यह काफी अच्छा फल है, जिसको किशनगंज के किसान ने लगाना शुरू किया है। ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन भी अनुदान देता है।
उद्यान निदेशालय बिहार सरकार की तरफ से ड्रैगन फ्रूट पे एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि हम लोग हर साल लगभग पिछले साल से हम लोग अनुदान दे रहे हैं जो किसान बंधु ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं जिनका 1 वर्ष से भी छोटा है पौधा, तो उन्हें हम लोग अनुदान उसका यूनिट कॉस्ट 1,25,000 पड़ता है पर हेक्टेयर, जिसका हम लोग 50% अनुदान देते हैं और ये 50% अनुदान 75% और 25% 2 किस्त में जाता है। ये जरूर ही उन किसान से सीखना चाहिए और बार बार हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से और भी किसानों को उनके फील्ड पे ले जाते हैं ताकि उनके जैसे अच्छे से खेती करने सीख सकें। और किसान बंधुओं से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि उद्यान विभाग का लाभ उठावे। ड्रैगन फ्रूट या अजगर फल के नाम से जाना जाता है। इस फल का सेवन कोलेस्ट्रॉल तथा रक्तचाप को कम करता है तथा क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारियों को भी खत्म करता है। इन्हीं भरपूर विशेषताओं वाले इस ड्रैगन फ्रूट ने भारत के किसानों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। दरअसल ड्रैगन फ्रूट में कई ऐसी खूबियां हैं जिससे ये हर हाल में स्वास्थ्य के लिए काफी हितकारी है। यही कारण है कि कई डॉक्टर भी अपने मरीजों को इस फ्रूट का सेवन करने की सलाह देते हैं। हमारे यहाँ बहुत खुशी की बात है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। ड्रैगन फ्रूट बहुत लाभदायक फल है जिसमें कि फैट बिल्कुल नहीं होता है और फैट नहीं रहने से इसका डाइजेशन बहुत आराम से हो जाता है और प्रोटीन है, इसमें मिनरल्स है, विटामिन्स है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को यहाँ तक कि हृदय को भी बहुत लाभदायक लाभ पहुँचाता है। लगातार मौसम की मार झेल रहे किसान भी अब इसकी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूर से देखने पर भले ये आम कैक्टस के पौधे की तरह दिखाई दे, जिसका एक पौधे के तौर पर कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, लेकिन ये आम कैक्टस का पौधा नहीं बल्कि ड्रैगन फ्रूट का पौधा है जिसमें स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक फल लगते हैं। इसके फल पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। साथ ही इस फल का सेवन करने से कई घातक बीमारियां दूर रहती है। निश्चित रूप से लोगों को कैश क्रॉप पर आना चाहिए और हम चाहेंगे कि ये ड्रैगन फ्रूट का एक हब बने ठाकुरगंज। 10-20 किसानों का अगर ये फसल होता तो बाहर के व्यापारी आकर एक साथ बिक्री में भी सुविधा होगी, लेकिन लाभ हो रहा है। लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो जरूरत है लोगों को इनसे सीख लेने की और आगे बढ़ने की, ताकि हम अपने खेत को और उपजाऊ बनाएं और इसका लाभ सभी तक पहुंचाएं। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, ठाकुरगंज। राज्य की ज्यादातर खेती-बाड़ी बारिश के भरोसे है। किसान फसलों की बोनी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन बारिश में उतार चढ़ाव या अनिश्चितता किसानों के लिए डरावनी हकीकत में तब्दील होती जा रही है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने हाल ही में बिहार झारखंड में देखा होगा। वातावरण में उतार चढ़ाव फसल की उत्पादकता को काफी प्रभावित करता है। ऐसे में फसलों को संरक्षित क्षेत्र में उगाना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए संरक्षित खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में किन किन फसलों की खेती की जा सकती है तथा पॉली हाउस में इन फसलों की खेती करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन फसलों की पॉली हाउस में खेती की जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं फसलों की खेती की, तो वेजिटेबल्स जो सब्जियों की खेती है उसमें हम कलर्ड कैप्सिकम, डिफरेंट कलर जो है कैप्सिकम की, उसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी टमाटर की खेती कर सकते हैं। सीडलेस कुकुम्बर जो बीज रहित खीरा है उसकी खेती कर सकते हैं। और ऑफ सीजन टमाटर, जो टमाटर है वो ऑफ सीजन में करेंगे तभी उसका ज़्यादा फ़ायदा हम ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम एक्जोटिक जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तीदार सब्जियां हैं, उनकी खेती भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूलों की खेती। तो फूलों की फसलों में हम बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस में हम गुलाब की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कार्नेशन की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्किड की खेती कर सकते हैं, एंथूरियम की खेती कर सकते हैं और क्राइसेंथेमम की खेती कर सकते हैं। और जब बात करते हैं फलदार पौधों की, तो फलदार में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जा सकती है प्रोटेक्टेड में, वो आपका स्ट्रॉबेरी, जिसको हम पॉली हाउस के अंतर्गत कर सकते हैं।
पॉली हाउस फसलों को हवा, बारिश और अन्य जलवायु कारकों से बचाता है। ये फसलों के चारों ओर माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, जो उत्पादन और गुणवत्ता के संबंध में अधिकतम वृद्धि में मदद करता है। पॉली हाउस उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता भी प्रदान करता है, जिसके कारण फसल की पैदावार और बेहतर होती है। पॉली हाउस में विभिन्न परिस्थितियों में पौधों को उगा सकते हैं, जो कि किसी विशेष जलवायु क्षेत्र में खेती करना असंभव है। पॉली हाउस में फसलों की खेती आपको न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम लाभ दे सकती है। अब किसान भाइयों, जैसे आपने पता कर लिया कि आपको कौन सी फसल पॉली हाउस के अंदर लगानी चाहिए और उसके बाद उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे बड़ा पहला काम आता है कि आपका जो है पॉली हाउस कहाँ लगाएं, कैसे शुरुआत करें। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर को बनाने की। तो स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस जगह का चयन करना चाहिए और कैसे कैसे स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चुनाव, जगह का, स्थान का चुनाव कैसे करें जहाँ पे पॉली हाउस लगाना हो। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि जो पेरी अर्बन एरियाज है, जहाँ मार्केट की नज़दीकता हो, ऐसे जगह पे इसको लगाना चाहिए। दूसरा, इसको ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जो आपका एरिया है उसमें हाइटेड एरिया है, जो ऊंचा एरिया है उसमें लगाना चाहिए, ताकि आपका पानी की भरने की समस्या है वो इसमें नहीं आए। दूसरा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आप स्ट्रक्चर लगाने जा रहे हैं, जहाँ पॉली हाउस स्थापित करने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर स्थापित करने जा रहे हैं, वो वेल कनेक्टेड, यानी कि वहाँ रास्ता होना चाहिए, ताकि आप जो आदान है, जो भी रिक्वायरमेंट है या उसका प्रोड्यूस है, वो आसानी से बाज़ार में ले जा सकते हैं और ला सके, इनपुट्स जो हैं वो ला सके। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आसपास में लेबर आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो जाए और लगातार उपलब्ध हो जाए, ऐसी जगह का चुनाव करें। पॉली हाउस खेती प्रणालियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लोटेक पॉली हाउस, इस प्रकार के पॉली हाउस की स्थापना में लागत कम लगती है और इससे बनाना बेहद आसान होता है। आमतौर पर इसका निर्माण करने के लिए बांस और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो ठंडी जलवायु के लिए बहुत प्रभावी कार्य करता है। मध्यम तकनीक वाले पॉली हाउस इनके निर्माण के लिए हवा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए करते हैं और इसको मजबूत करने के लिए लोहे के पाइप का उपयोग किया जाता है। अंदर के नमी के स्तर और तापमान को बनाए रखने के लिए कूलिंग पैड का उपयोग किया जाता है। हाईटेक पॉली हाउस इस प्रणाली में उचित तापमान, आर्द्रता और अन्य मापदंडों को बनाए रखने में आंतरिक जलवायु और फसल की स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वचालित नियंत्रण करता है। ये प्रणाली बेमौसम में फसल उगाने के लिए बेहद उपयोगी होती है। दूसरा, इसमें जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो इसमें सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, उसका भी किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। ये जो सब्सिडी है 50% के आसपास इसमें सब्सिडी होती है। जो आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसका लाभ जो है, आप जो आपका DHO होता है, जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ उससे संपर्क करके आप उसमें अनुदान का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। भिंडी की खेती अपने राज्य में गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में की जाती है। तो जो किसान भाई खरीफ भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करें। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। बरसात का समय आ गया है, बरसात शुरू होने वाली है, कहीं कहीं मानसून आ भी चुका है और सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये समय खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ख़ास तौर से अगर हम भिंडी की बात करें, सबसे पहले तो खेत की तैयारी की बात करें तो खेत इसके लिए अम्लीय नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। 7 से 7.8 pH मान के हो तो खेत उपयुक्त है। सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना होगा कि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा सड़न हो सकती है। तो खेत की अच्छी 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें।
खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम एसएसपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जब हमें इसको लगाना हो तो सबसे पहले हमें किस्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्काब है, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, VRO6 और बहुत सारी किस्में हैं। और संकर किस्मों में जहाँ कहीं से भी आप ये बीज प्रोक्योर करें तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एलोवेन मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि भिंडी की खेती गर्मी में भी होती है और बरसात में भी होती है, तो हमें बरसात में चूँकि पौधे बड़े बनते हैं इसलिए बीज की मात्रा हमको कम रखनी चाहिए। ये सामान्य रूप से 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है और अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं, संकर लगा रहे हैं तो 5 किलोग्राम पर्याप्त है। हम जब कभी इसको लगाएं तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से इसका सीड ट्रीटमेंट करें 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। साथ में इंसेक्टिसाइड से भी हम बीजोपचार करना आवश्यक है। ये तो बीजोपचार की बात हो गई। इसके बाद हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लाइन से ही इसकी सोइंग करना चाहिए। दूरी सामान्य रूप से 1.5 फीट करीब रो टू रो और 25 से 30 सेंटीमीटर हम प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन किस्म के अनुसार इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण में कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक जो खरपतवार हैं वो खेत में ना हो। सामान्य रूप से इसका निदाई गुड़ाई से ही खरपतवार नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में ड्राई स्पेल आ जाते हैं, बाकी तो आपको पानी देना है, कैसे देना है किसान भाई ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी खेत की मिट्टी अगर हल्की है तो बरसात में सामान्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कभी ड्राई स्पेल आ गया, बीच में काफ़ी लंबे समय तक 10, 15, 20 दिन तक पानी नहीं गिरा तो हमें बीच बीच में उसमें पानी की भी देने की भी आवश्यकता होती है। साथ में जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बरसात में जल निकास की व्यवस्था आवश्यक रूप से देख लेनी चाहिए। साथ में भिंडी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुलायम रहता है, तभी समय पर इसकी तोड़ाई आवश्यक है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों के आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 1-2 जिलों में जैसे पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है। अंततः जो किसान भाई धान की रुपाई कर चुके हों वो सिंचाई का प्रबंध करके सिंचाई करें, जिससे फसल पर बुरा प्रभाव न पड़ सके। जो किसान भाई धान का बिचड़ा अब तक नहीं गिराए हों, नर्सरी गिराने का कार्य 10 जुलाई तक संपन्न कर ले। धान की अगाध किस्में जैसे प्रभात, धनलक्ष्मी, रिछारिया, साकेत 4, राजेंद्र भगवती एवं राजेंद्र नीलम उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है।
1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपाई हेतु 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिरावे। जिन क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई है वहां उचास जमीन में सूर्यमुखी की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। प्याज की बीज स्थली में जहां बिचड़े 15 से 20 दिन के हो गए हो वहां से खरपतवार निकालें। उचास जमीन में अरहर की बुवाई करेंगे। बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मलाविया 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि किस्में बुवाई के लिए अनुशंसित हैं। बुवाई से ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुवाई करना चाहिए। आम का बाग लगाने का यह समय अनुकूल चल रहा है। पहले से तैयार गड्ढे में फलदार एवं वानिकी पौधों को लगाने का कार्य करें। किसान भाई गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों के प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। पशुओं के निवास स्थान की साफ सफाई करते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पंडोल, जिला मधुबनी के कृषक सूरज कुमार ने। ये पान की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सूरज कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पान का जो है रोपनी हम लोग जो है मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून जुलाई का मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। इसमें जो है पान अगर आपको नया लगाना है तो इसमें हम रोपनी कर सकते हैं। यूँ तो पान की खेती घास फूस से बने बरेजों से की जाती है, लेकिन अब किसान इसकी खेती नेट हाउस में भी करने लगे हैं। देश में मुख्य रूप से पान की खेती देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मगही और बनारसी आदि प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने राज्य में मगही और बांग्ला पान की काफी मांग रहती है, इसलिए इनकी खेती करना फायदेमंद रहता है। और 50 सेंटीमीटर की नाली, 50 सेंटीमीटर की मेड़ी और मेड़ी पर 2 लाइन बनाना चाहिए। मेड़ी पर आप 2 लाइन बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन जो है आपस में मेड़ी पर ही बनेगी, उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। आप 15-15 सेंटीमीटर पर पान का कटिंग जो है रोपने जाए। इस तरह रोपने जाए कि एक गांठ जमीन के अंदर हल्का चला जाए। कुछ दिनों के बाद जो है गांठों से कोपल या कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।